हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 18 तक पुराने वाले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने डिस्कस कर लिया है। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 फ्रिक्शन, एस सी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1। ठीक है, तो चलिए आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसमें है कि टू मासेज m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय लाइट रॉड। इसमें ये चीज़ देखने वाली बात है कि ये लाइट रॉड से कनेक्टेड है एंड द सिस्टम इज स्लिपिंग डाउन ए रफ इंक्लाइन ऑफ एन एंगल थीटा। थीटा एंगल पर सिस्टम इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इसमें जो पहला चीज़ है, ये लाइट स्ट्रिंग नहीं है, रॉड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। स्ट्रिंग और रॉड में ये डिफरेंस होगा कि रॉड जो है सो सिस्टम को टाइट करके रखेगा, लेकिन स्ट्रिंग क्या होगा, अगर स्ट्रिंग रहता तो वो स्लैक हो जाता और दोनों कांटेक्ट में हो जाता। तो यहाँ पर ये कांटेक्ट में नहीं है, ये पहला पॉइंट है। तो मान लेते हैं कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका कि एंगल थीटा है, राइट। और इसमें दो मासेज है, एक है m2 और दूसरा है m1। ठीक है, दो मासेज आपस में ये लाइट रॉड से कनेक्टेड है। ये m1 हम मान लेते हैं और ये m2 है, राइट। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ये लाइट रॉड है। क्या है? लाइट रॉड, नॉट ए स्ट्रिंग। तो रॉड है तो इसका मतलब क्या है कि ये पोजीशन, ये जो डिस्टेंस है वो आपस में ऑलवेज सेम रखेगा। उसके बाद अगर दोनों के फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है दोनों सरफेस का म्यू है, इसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इज इक्वल टू म्यू है दोनों के बीच का, राइट। दोनों मतलब कि ये m2 और ये कॉन्टेक्ट, ये जो प्लेन है इसके, और m1 और ये कॉन्टेक्ट प्लेन है, इसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, राइट। तो अभी हम इससे पहले में भी हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बना चुके हैं। मान लेते हैं कि ये सिस्टम जो है सो a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड प्लेन में मूव कर रहा है, स्लाइड हो रहा है, राइट। तो इसमें जो फोर्सेस का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो इसमें जो होगा वो क्या होगा, m2g होगा इसका, और इसका जो फोर्स होगा ये क्या होगा, m2g cos थीटा होगा, राइट। ये तो हम कई बार निकाल चुके हैं। तो ये m2g cos थीटा होगा, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये r मान लेते हैं, r2 मान लेते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें m1g होगा इसका वेट, और इसमें m1g cos थीटा होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट का नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में r1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सोचने वाली बात है, इसमें क्या होगा, इसका वेट के कारण जो इसमें फोर्स लगेगा इंक्लाइन प्लेन पर वो क्या होगा, m2g sin थीटा। ये होगा m2g sin थीटा, और इसमें जो इसका फोर्स लगेगा वो भी होगा m1g sin थीटा। ये दोनों हो गए। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब जो पॉइंट है, समझने वाली बात है, इसमें जो समझने वाली बात है, दो फोर्स अभी मिसिंग है। एक तो है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जब ये स्लाइडिंग डाउन की तरफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो इसके कांटेक्ट में होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये इसका वैल्यू क्या होगा, मान लेते हैं कि ये F1 है, F2 मान लेते हैं, F2 हो गया फ्रिक्शन फोर्स, और इसमें क्या होगा, F1 मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, राइट। ये दो फ्रिक्शन फोर्स दोनों कांटेक्ट में है। अब इसके अलावा क्या होगा, ये लाइट रॉड है, रॉड से कनेक्टेड है, तो ये नीचे की तरफ आएगी, है ना। ये दोनों नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, और इसका जो m1 है ये ज़्यादा नीचे की तरफ इसमें प्रेशर देगा, फोर्स देगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका फोर्स लगेगा m2 के कारण, ठीक है, m2 के कारण जो होगा ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसको मान लेते हैं T मान लेते हैं, राइट। ये T फोर्स लगाता है, टेंशन। और m2 जो लगाएगा वो डाउनवर्ड, इसमें जो लगाया तो इसको हम ऊपर की तरफ लेते हैं, और इसमें जो लग रहा है सो क्या होगा, T
नीचे की तरफ लग रहा है, राइट। तो ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ये फोर्स लगा रहा है किधर की तरफ, नीचे की तरफ लगा रहा है। तो ये जो प्रेशर करेगा इसके कारण ये टेंशन इसमें क्रिएट होगा। तो मान लेते हैं कि अब जो फोर्स किस पर क्या लग रहा है वो देखते हैं। पहले फ्रिक्शन फोर्स F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स F1 कॉन्टेक्ट जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्टेक्ट है क्या है, म्यू है, ठीक है। तो म्यू m1g cos थीटा हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू m2g cos थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक M1 फॉर ब्लॉक M1 में कौन कौन से फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, जो नेट फोर्स लग रहे हैं वो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, नेट फोर्स कितना लग रहा है M1 में। एक तो m1g साइन थीटा लग रहा है नीचे की तरफ, और इसमें क्या लग रहा है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स F1 लग रहा है ऊपर की तरफ, और ये जो टेंशन है इस रॉड का अपना वेट के कारण ये इसको पुश कर रहा है, ये वाला जो ब्लॉक है ये इसको पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा आपका T अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इसका जो मास है m1 है तो m1 इंटू ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, राइट। तो इसको हम फिर से सारे वैल्यू पुट करते हैं, m1g साइन थीटा, और फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया म्यू m1g cos थीटा माइनस टी इज इक्वल टू m1a। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। फॉर ब्लॉक M2 में नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स आप इसमें देखेंगे कि m2g साइन थीटा लग रहा है नीचे की तरफ, और इस ब्लॉक के कारण जो फोर्स टेंशन क्रिएट हो रहा है वो T वो भी नीचे की तरफ लग रहा है इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये प्लस हो गया, ठीक है। और इसका फ्रिक्शन है F2 का वैल्यू हमने क्या लिया है, म्यू m2g cos थीटा, ये लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज करता है मोशन का, और इसको हो गया m2a, तो इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1g साइन थीटा इसमें प्लस m2g साइन थीटा, m2g साइन थीटा इज इक्वल टू, और सॉरी उसके बाद क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद हो जाएगा आपका प्लस टेंशन और माइनस टेंशन दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू है ना g cos थीटा, अगर कॉमन लेते हैं म्यू g cos थीटा तो हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, इज इक्वल टू जो राइट साइड में है m1 प्लस m2 इंटू ए। आप देखेंगे कि m1 प्लस m2 इज अ कॉमन इन पूरे कंप्लीट में कॉमन है। अगर हम g साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कॉमन है सारे पूरे इक्वेशन में, यहाँ से यहाँ तक तीनों टर्म में, तो हम इसको हटा देते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, यही आपका एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, कि अब पूछ रहा है कि ये जो फोर्स T है, T एक दूसरे पर क्या फोर्स लगा रहा है वो वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन जो है उसमें हम फोर्स का एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देते हैं, किसी में कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा m1g साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा म्यू m1g cos थीटा, राइट। या इसमें पुट कर दीजिए दूसरे वाले में, सॉरी इसमें m1a हो गया, तो इसमें हम दूसरे वाले में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा m1g साइन थीटा माइनस m1 म्यू g cos
थीटा। तो आप देखेंगे कि m1g साइन थीटा और m2 ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, t का वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर t इज इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। मतलब जो एक दूसरे पर एक्शन और रिएक्शन फोर्स लगाएंगे उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि कोई एक ब्लॉक जो है जिसका मास m है वो इन एक प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल सरफेस पर रखे हुए हैं, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगाए मिनिमम जिससे कि वो स्लाइड हो जाए, ठीक है। मिनिमम फोर्स नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए। दूसरा चीज़ पूछ रहा है कि उसका एंगल क्या होगा, जितना फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का जो एंगल है किस एंगल से वो फोर्स लगाएंगे, ठीक है। दो चीज़ निकालना है। तो इसमें जो समझने वाली बात है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू गिवन हियर। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है, देखिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये कोई प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें है ना, ये ब्लॉक है, इसका मास जो है m दिया हुआ है, राइट। तो इसमें जो फोर्स लगेगा, वेट, इसका वेट होगा वो mg होगा नीचे की तरफ, और इसका अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेंगे, ठीक है। अब पॉइंट है हमारा कि इसमें कितना फोर्स लगे और उसका इंक्लिनेशन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये फोर्स जो है हम F फोर्स लगाते हैं और उसका इंक्लिनेशन जो है थीटा है, और थीटा जो यहाँ पर है देखने वाली बात है कि 0 to थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री करेंगे तो फोर्स लगेगा नहीं, या इसलिए ये थीटा का वैल्यू कंस्ट्रेंट है कि इतना ही होना चाहिए। ये चीज़ हमें आगे के लिए एनालिसिस के लिए अंडरस्टैंडिंग करना होगा, ठीक है। तो अब मान लेते F फोर्स लगाए, ठीक है, और ये F का जो कंपोनेंट है इधर के तरफ वो क्या हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा, राइट। और वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या होगा, F sin थीटा हो जाएगा, राइट। अब इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स P है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू R, राइट। अब आपको निकालना है R का वैल्यू। तो यहाँ पर जब हम वर्टिकल कंपोनेंट को जो ऐड करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट में देखेंगे तो R प्लस F साइन थीटा इज इक्वल टू mg होगा, राइट। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg माइनस F साइन थीटा, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू R है, तो म्यू इंटू mg माइनस F साइन थीटा, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, राइट। या इसको और लिख सकते हैं, म्यू mg माइनस म्यू F साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन के डिफिनीशन से जानते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लग रहे हैं वो F cos थीटा लग रहे हैं, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, और इसका अपोजिंग फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण P फोर्स लग रहा है। अब ये ब्लॉक स्लाइड होगा, कब स्लाइड होगा, जब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो मिनिमम एटलीस्ट F cos थीटा का जो वैल्यू होगा, F cos थीटा क्या होगा, इज इक्वल टू मिनिमम, इज इक्वल टू कितना होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके इक्विवेलेंट होगा, तभी आप स्लाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, F cos थीटा इज इक्वल टू एटलीस्ट P, और P का वैल्यू यहाँ पर है हमारा म्यू mg माइनस म्यू F साइन थीटा, राइट। अब आप F को दोनों को इस साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा, F इधर ले आए तो हो जाएगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा और इज इक्वल टू म्यू mg हो गया, राइट। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब इसमें इक्वेशन इसको 2 मानते हैं। तो आपको निकालना क्या है कि मिनिमम फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, ये एक
इक्वेशन निकल गया, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो इसमें आप देखेंगे कि म्यू जो है, एम है, जी है, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यूज वेराइज नहीं करेगा, इसका वैल्यू फिक्स है। वेरिएशन क्या होगा, ये थीटा वेरिएशन हो सकता है। थीटा का मतलब क्या कि एंगल जो है, किस एंगल से फोर्स को आप लगाएंगे, ये वेरिएशन हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि इसका जो वैल्यू है, ये कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट, ये अगर मैक्सिमम होगा, ये अगर मैक्सिमम होगा तो एफ का वैल्यू क्या होगा, एफ हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है और म्यू एम जी फिक्स है। तो अगर म्यू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का वैल्यू अगर मैक्सिमम होता है, यानी डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, राइट। तो इसको मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट से हम चलते हैं, मान लेते हैं y इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है, dy बाई डी थीटा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस थीटा, राइट। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होगा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होगा, कंडीशन होगा कि dy बाई डी थीटा शुड बी जीरो, ये वैल्यू जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा को हम इधर ले आते हैं, या माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा शुड बी जीरो, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू हो जाएगा, राइट। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू। तो ये थीटा का वैल्यू होना चाहिए टेन इनवर्स म्यू। तो इससे क्या निकल गया आपका, इन व्हिच डायरेक्शन शुड द फोर्स ऑफ एक्ट। तो ये आंसर मिल गया, थीटा का वैल्यू, डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा केसेज है कि इसका dy बाई डी थीटा ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये हमें पता नहीं है। उसके लिए आपको याद होगा कि जब भी कोई वेरिएबल होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन और सेकेंड डिफरेंशिएशन करते हैं। जब सेकेंड डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो से छोटा होता है तो दैट मीन्स कि वो मैक्सिमा है, और अगर जीरो से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मिनिमा होगा। तो हमें वो चेक करना है फर्दर डिफरेंशिएशन करके। तो फर्दर डिफरेंशिएशन जो हम करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस म्यू साइन थीटा, या इसको हम माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा हो गया, राइट। ये आपका बन गया एक्सप्रेशन। अब एक चीज हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल जो है थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, राइट। तो अगर कोई भी 0 और 90 डिग्री के बीच के वैल्यू के लिए अगर थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री का बीच का वैल्यू होगा तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से छोटा होगा, 0 से ये छोटा होगा क्योंकि स्मॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं, मान लेते हैं थीटा का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं फॉर एग्जांपल, या 45 पुट कर देते हैं, कुछ भी पुट करिए, तो आप देखेंगे कि ये एक सर्टेन वैल्यू होगा और ये क्या होगा, ये 0 से छोटा हो जाएगा, राइट। तो ये 0 से छोटा हो गया, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसका ये वैल्यू क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा, ये थीटा का वैल्यू इतना निकल गया तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो अब कॉस थीटा ये प्रूव हो गया कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है कि आपका फोर्स का वैल्यू निकालना होगा। तो फोर्स का वैल्यू जो है सो हम कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एम जी, और इसको हम क्या करते हैं, है ना, 1 बाय कॉस थीटा, या इसको कॉस थीटा से हम डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा म्यू, और ये हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, राइट। और यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सेक थीटा, ठीक है, ये सेक थीटा हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा का वैल्यू अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर सेक थीटा, देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको ट्रिगोनोमेट्री से जानना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है? और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब टेन थीटा का वैल्यू कितना है, टेन थीटा का वैल्यू आप देख चुके हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + μ² हो जाएगा, राइट। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, यदि हम इसको फर्दर और ब्रेक करते हैं तो एफ कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, μmg, है ना, सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया है √1 + μ², और इसका वैल्यू नीचे में क्या हो जाएगा 1 + μ × μ। तो ये क्या हो जाएगा μmg, फर्दर क्या हो जाएगा μmg × √1 + μ² बाय ये हो जाएगा 1 + μ², राइट। अब आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप इसको 1 + μ² को लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं 1 + μ² का होल स्क्वायर √, का, राइट। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये दोनों नीचे, ये जो है इसका नीचे एक स्क्वायर से कट गया, तो ये हो जाएगा μmg बाय √1 + μ²। तो मिनिमम फोर्स जो होगा वो होगा ये। तो F का वैल्यू कितना होना चाहिए, F का वैल्यू होना चाहिए μmg बाय √1 μ², ये मिनिमम फोर्स नीडेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है, आप देखेंगे कि ये सिस्टम अरेंजमेंट है जिसमें कि मैन का वेट मास है m, और ये एक बोर्ड है, बोर्ड का जो मास है वो m है, स्मॉल m, ठीक है। अब मान लेते हैं कि लेट मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बाय ए मैन इज इक्वल टू F मान लेते हैं मैक्सिमम फोर्स अप्लाई किया। तो अगर ये मैक्सिमम फोर्स F अप्लाई किया ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मैन का जो वेट होगा इस पर, ठीक है, इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, है ना, mg - F हो जाएगा, राइट, mg - F हो जाएगा। और जो नॉर्मल सिचुएशन में इस पर जो टोटल फोर्स रिएक्शन ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा mg + mg स्मॉल m - F, राइट। ये टोटल आपका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R का वैल्यू हो गया नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय बोर्ड, है ना, बोर्ड R इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा बोर्ड पर जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा F होगा। अब ये F फोर्स इधर की तरफ पुल कर रहा है, यदि इसको डाउनवर्ड करेगा तो इस लाइट स्ट्रिंग सेम है, लाइट स्ट्रिंग है और सेम स्ट्रिंग है कनेक्टेड, तो जैसे ये नीचे की तरफ पुल करेगा इसको F फोर्स से, तो ये क्या होगा, ये फोर्स F से, तो ये आगे की तरफ इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। अब मान लेते हैं कि जो इसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दोनों सरफेस का म्यू है, बोर्ड का और इसका, तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है P लग रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स P लग रहा है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, है ना, μr हो जाएगा, राइट। और R का वैल्यू जो है सो कितना हो जाएगा, R का वैल्यू जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है R जो होगा वो कितना हो जाएगा mg + स्मॉल m, ये सरफेस पर R, ठीक है, mg + स्मॉल m mg - F, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं μmg + mg स्मॉल - F, ये R हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब कंडीशन क्या है कि इसका मैक्सिमम फोर्स कितना होना चाहिए ताकि वो स्लाइड नहीं हो, तो मैक्सिमम फोर्स F जो है वो क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू μmg + mg और -F, ये अगर इक्वल होगा तो ये स्लाइड नहीं होगा। इससे अगर कम या इससे कम होगा या
एफ का वैल्यू या बराबर होगा तो। लेकिन इससे यदि एफ का वैल्यू इस वैल्यू से बड़ा होगा, अगर ग्रेटर देन होगा, तो ये स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो हमें स्लाइडिंग नहीं कराना है, तो कंडीशन है एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी प्लस म्यू स्मॉल एम जी और माइनस म्यू एफ हो जाएगा, राइट। तो इसको हम दोनों एफ को कॉम इस साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू और ये हो जाएगा आपका एफ, और इधर क्या हो जाएगा म्यू कॉमन ले लेंगे, जी कॉमन ले लेंगे, तो कैपिटल एम स्मॉल एम ये हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू जो हो जाएगा आपका म्यू जी एम प्लस एम बाय 1 प्लस म्यू ये हो जाएगा। तो यही मैक्सिमम फोर्स हम अप्लाई करेंगे जिससे कि बोर्ड स्लिप नहीं करेगा। अब इसमें सोचने वाली बात ये है, जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर यह है कि जैसे मैन जो है, मैन का नॉर्मल वेट जो है नीचे की तरफ इस प्लाई पर लगता mg लगता, राइट। अब इसने जब F फोर्स से अपवर्ड डायरेक्शन में खींचा तो इसका जो इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा, वेट हो जाएगा मैन का mg माइनस एफ हो जाएगा, राइट, mg माइनस एफ। तो mg माइनस एफ हो गया मैन का और ये वेट, और स्मॉल mg हो गया किसका, प्लाई का वेट, इज इक्वल टू क्या होगा कि जो फ्लोर पर जो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन आर का वैल्यू ये हो जाएगा, राइट। तो यही चीज़ समझने वाली बात है कि जैसे ही मैन अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस रोप को डाउनवर्ड नीचे की तरफ पुल करेगा, खींचेगा, तो क्या होगा कि उसका वेट जो है जितना फोर्स से वो पुल करेगा उतना उसका वेट उस प्लाई पर कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो नॉर्मल रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखेंगे कि 2 kg का ब्लॉक जो है 4 kg के ब्लॉक पर रखा हुआ है, ठीक है, और जो जिस सरफेस पर रखा गया उसका फ्रिक्शन जो है वो क्या है, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। तो मान लेते हैं कि ये सरफेस है और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, और ये 2 kg ब्लॉक है और ये 4 kg ब्लॉक है, लेकिन इसमें दो ब्लॉक के बीच में जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है। तो इसमें दो केस कंसिडर करना है। पहला केस है कि अगर 12 न्यूटन फोर्स जो है अपर वाले ब्लॉक में फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो उसके बाद दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है, दोनों का, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक 2 kg। 2 kg में क्या है कि जब इसमें 2 kg का ब्लॉक है, राइट, और इसमें आपका कितना F इज इक्वल टू 12 न्यूटन फोर्स लगा दिए, 12 न्यूटन फोर्स लगा दिए, तो इसमें क्या क्या होगा, इसका जो वेट होगा है ना, ये होगा 2g होगा नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r होगा, और फ्रिक्शन फोर्स जो इसको अपोज करेगा वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू 2g होगा, राइट, म्यू 2g होगा, जो कि ये डाउन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है बॉडी, है ना, ब्लॉक विथ 12 न्यूटन फोर्स से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 माइनस, और ये कितना है 0, इसका वैल्यू हो गया 0.2, म्यू का वैल्यू 0.2 इंटू 2 इंटू 10 हो गया, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका मास जो है 2 kg है तो 2a हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी कि 8/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस 1 में क्लियर है कि इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो इसमें जो फोर्स लगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ब्लॉक बी का देखते हैं या 4 kg वाले ब्लॉक का देखते हैं, इसमें कौन कौन से फोर्स लगते हैं, ठीक है। तो इस केसेस में क्या है कि इसमें जो फोर्स लगेगा इस कांटेक्ट के कारण, राइट, तो ये इसका इधर की तरफ ले जाएगा, कौन सा फोर्स ले जाएगा, इसका फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। यदि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इधर की तरफ ले जाएगा, तो म्यू इंटू 2g फोर्स इसको इधर की तरफ ले जाएगा।
अब इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स आएंगे जो अपोज करेगा इसके मोशन को, वो क्या होगा, है ना। अब ये जो है सो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसमें सिर्फ एक यही फोर्स लगेगा, और मान लेते हैं कि ये ए एक्सेलरेशन से A1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसका जो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 4, और 4g इसका लगेगा, 4g नीचे लगेगा, लेकिन ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इसमें और कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा कितना 4a, करेक्ट, A1 मान लेते हैं एक्सेलरेशन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4, यानी कि 1 A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका हो जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब केस बी में देखते हैं, केस बी में क्या बोल रहा है, केस बी में है कि अगर ये फोर्स जो है 12 न्यूटन ब्लॉक बी पर लगता है तो क्या होगा। मान लेते हैं कि जो ब्लॉक बी है या 4 kg वाले ब्लॉक है, इस पर 12 न्यूटन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा दिए, 12 न्यूटन फोर्स लगा दिए, ठीक है। अब इसमें 4 न्यूटन फोर्स लगा दिए, तो इसके ऊपर जो था ये क्या था, ये तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इसका कोई हमें करने का ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर जो 2 kg का ब्लॉक है, राइट, तो इसमें ये क्या होगा, इसके कारण जब ऐसे फोर्स F लगेगा 12 न्यूटन तो इसको अपोज करेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये फोर्स 2 म्यू जी अपोजिंग फोर्स होगा। मान लेते ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इस केसेस में क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 और इसका मास है 4, तो 4a से सपोज मूव कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 8/4, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जो 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक, उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, ये इसको अपोज कर रहा है, राइट, तो 2 kg के ब्लॉक में क्या होगा कि ये फोर्स 2 म्यू जी, यही इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स है ड्यू टू दिस कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, कॉन्टैक्ट इस दोनों के बीच में, यही इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा विथ एक्सेलरेशन a प्राइम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे केसेस में क्या हो जाएगा 2 म्यू जी इज इक्वल टू, है ना, 2a प्राइम, ठीक है। तो a प्राइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू जी हो जाएगा, राइट, म्यू का वैल्यू है 0.2 और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो जब 12 न्यूटन फोर्स दूसरे वाले ब्लॉक में लगेंगे, 4 kg वाले ब्लॉक में लगेंगे, तो इस केसेस में क्या होगा कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन जब अपवर्ड वाले में लगेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन दोनों का डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखेंगे कि ये इस टाइप का अरेंजमेंट है, 2 kg ब्लॉक जो है 3 kg ब्लॉक पर रखा और 3 kg 7 kg पर रखा हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द 7 kg ब्लॉक इज 0 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक 3 एंड 7 जो है सो 0.3 है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg 0.2 है, राइट। तो ये सारे डेटा दिया हुआ है और आपको एक्सेलरेशन A1, A2, A3 यानी कि तीनों का एक्सेलरेशन निकालना है, राइट। तो फर्स्ट केसेस में है कि अगर 10 न्यूटन फोर्स जो है सो 2 kg ब्लॉक पर अप्लाई किया जाएगा तो आपको निकालना है। तो केस 1 लेते हैं। केस 1 में क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखते हैं तो 2 kg ब्लॉक है ये, राइट, ये 2 kg ब्लॉक पर जो है सो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और इसमें इसका जो नॉर्मल वेट है, इसका वेट है 2g हो जाएगा, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये मान लेते हैं n1 हो गया या r1 मान लेते हैं, r1 हो गया, राइट। अब इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे इसको अपोजिंग मोशन करेगा, राइट। तो इसका फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, मान लेते हैं F इज द फ्रिक्शनल फोर्स, तो F का वैल्यू होगा म्यू r1, ठीक है, म्यू1 r1, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है इस दोनों का, तो म्यू1 r1 होगा। तो म्यू F जो है सो कितना हो जाएगा,
म्यू का वैल्यू है 0.2 एंड R1 का वैल्यू हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 2G हो जाएगा। तो 2 इंटू जी का वैल्यू 10 बोला है लेने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका इतना न्यूटन। कितना हो जाएगा इसमें टोटल फोर्स, यानी कि 4 न्यूटन हो जाएगा, राइट। तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 4 न्यूटन है। तो ऑलवेज आप ऐसा करिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो फ्रिक्शनल फोर्स का पहले वैल्यू निकालना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू निकालने से ये पता चलेगा कि अप्लाइड फोर्स से अगर अप्लाइड फोर्स से अगर फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कम होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर उसका अपोजिट होता है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है और अप्लाइड फोर्स कम होते हैं, तो वो मोशन में नहीं आएगा, राइट। अब हम इसको A1 एक्सेलरेशन से अगर ये मूव करता है तो इसमें नेट फोर्स कितना लग गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग गया, आप देखेंगे कि 10 न्यूटन माइनस ये 4 न्यूटन है और इज इक्वल टू कितना है, इसका मास है 2 kg, तो 2 इंटू A1 हो गया, राइट। तो ये सिंपल हो गया फ्री बॉडी डायग्राम से। तो आप ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 6 न्यूटन बाय 2 मीटर 6 न्यूटन बाय 2 kg हो गया, राइट। ये kg है, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A1 का जो वैल्यू होगा यहाँ पर A1 का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट केस में, राइट। अब हम दूसरा ब्लॉक पर देखते हैं A2 का वैल्यू क्या होगा और A3 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो ये 3 kg हो गया, तो 3 kg हो गया, ठीक है। और इसमें 2 kg का फोर्स पहले से नीचे की तरफ लग रहा है, तो 2G हो गया नीचे की तरफ, और इसका R2 अगर नॉर्मल डायरेक्शन हो गया तो इसमें 3G ये हो गया इसका वेट। तो R2 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो, R2 तो निकालेंगे, लेकिन पहले अब हम फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं कि F2 इज इक्वल टू क्या होगा, F2 इज इक्वल टू होगा μ2 और R2, राइट। और इसमें जो फोर्स लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। तो जो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस सरफेस का था, जो इसको इधर की तरफ खींचेंगे तो इसको अपोज करेगा, राइट। ये सरफेस इसको अपोज करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर अपोज इसका ये फोर्स इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो इसके कारण से यहाँ पर ये अपोज करेगा। तो ये अपोजिंग फोर्स जो लगेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जो कि हम निकाल चुके हैं F का वैल्यू, राइट। ये F का वैल्यू जो है, तो यहाँ पर F लगेगा। F का वैल्यू हो गया 4 न्यूटन हो गया, जो ये F का वैल्यू है, ये फ्रिक्शन लग गया। अब हमें देखना है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होता है। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 0.3, और R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 + 3 यानी कि 5G हो जाएगा, 5 और G का वैल्यू 10 हो गया, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 न्यूटन हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 15 न्यूटन फोर्स लग रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, 15 न्यूटन लग रहे हैं ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 न्यूटन। तो ये मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, है ना। पॉसिबल नहीं है कि 3 kg ब्लॉक जो है उसको सेपरेटली मूव करेगा, राइट। लेकिन दूसरा चीज आपको ये देखना है कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस ये क्या है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ब्लॉक जो है, ये 3 kg और 7 kg जो है टुगेदर जो है सो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और उसको खींचने के लिए जो फोर्स चाहिए सिर्फ ये फोर्स चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि 4 न्यूटन इज इक्वल टू ब्लॉक A2 का 4 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और 3 10 kg इंटू A2 या A1 जो भी है, A2 या A1 दोनों का सेम वैल्यू होगा, राइट। तो यहाँ पर जो है सो A2 का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और यही वैल्यू A3 का होगा, राइट। A2 और A3 दोनों सेम होगा। तो इसमें जो सोचने वाली बात था,
ये है कि यदि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जो है इस सरफेस, ये दोनों जो सरफेस है 3 और 7, ये वाला ये मूव नहीं करेगा, ये टुगेदर एक साथ मूव करेगा, और इसको जो पुल कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ये वाले मूव कर रहा है, ये करा रहा है इसको अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, तो दोनों 7 और 3 kg ब्लॉक जो है एक साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इसीलिए हमने इसे नॉर्मल फोर्स ऐड कर दिया, राइट। तो 3 + 7 ऐड कर दिया यहाँ पर, राइट, करेक्ट। अब हम केस 2 डिस्कस करते हैं, राइट। तो केस 2 में क्या है कि 3 kg पर अगर फोर्स लगाया जाता है तो उस केस में क्या होगा, देखते हैं कि इस केस में जब ऑप्शन नंबर देखिए 3 kg वाले केस को हम डिस्कस करते हैं। केस बी, इसमें क्या कर रहा है कि 3 kg ब्लॉक पर जो है सो फोर्स 10 न्यूटन लगाया गया, राइट। तो ये 3 kg का ब्लॉक है, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक में क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, राइट। ये 3 kg का ब्लॉक हो गया, है ना, और इसमें लगा आपका 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब इसमें अपोजिंग फोर्स कौन कौन से हो रहे हैं, ये 3 kg का ब्लॉक को 10 न्यूटन के फोर्स से लगाया, और इसमें एक अपोजिंग फोर्स तो ये वाला है जो 0.3 और जो 3 और 7 kg का ब्लॉक है उसके कारण से है, तो इसको हम लिखते हैं F2। F2 इज द फ्रिक्शनल फोर्स μ2 और R2 लिखते हैं, राइट। और दूसरा जो अपोजिंग फोर्स लग रहे हैं इसमें वो ये लग रहे हैं, राइट, F1 के कारण। अगर इसमें फोर्स लगाएंगे हम 10 न्यूटन तो 2 कांटेक्ट है जिसका कि इसमें लग रहा है, तो μ1 और R1 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप इसका वैल्यू निकालते हैं F1 का, तो F1 का वैल्यू कितना होगा, इस पर जो फोर्स होगा, राइट, तो इस पर जो कांटेक्ट फोर्स हो रहा है, तो ये नीचे 2 kg है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपको 0.2 × 2 × 10, तो यानी कि 4 न्यूटन ही इसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, राइट, इस सरफेस का। अब दूसरे वाले का देखते हैं, F2 का क्या होगा। F2 का इसी तरह जो है 0.3 × 3 2 5 kg हो जाएगा × 10, यानी कि 15 न्यूटन हो जाएगा, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है वो F1 + F2 जो है कितना हो गया, मोर देन, ये हो गया 19 न्यूटन, विच इज़ ग्रेटर देन 10 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मूव नहीं करेगा, राइट। ये जो ब्लॉक है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है। तो फिर क्या होगा, जब क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें जब हम फोर्स लगाएंगे और जो सरफेस का फ्रिक्शन है ये यहाँ पर 0 है ना, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ये तीनों ब्लॉक जो है ऑल टुगेदर एक साथ मूव करेंगे, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएंगे, जब इस पर आप देखेंगे तो नेट फोर्स कितना, A1 एक्सेलरेशन A2 और A3 तीनों सेम होगा, क्योंकि एक सेम है, तो इसीलिए इसका वेट कितना हो जाएगा, 3 2 5 तो 12 12 A हो गया, मान लिया एक्सेलरेशन है, और इसको खींचने वाला कितना फोर्स है, खींचने वाला जो फोर्स है आपका वो क्या है, 10 न्यूटन ही ओनली है। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इस तीनों ब्लॉक का होगा, ठीक है। अब लास्ट जो सेक्शन है, लास्ट में क्या है, लास्ट में इसमें है कि 3 kg ब्लॉक पर अगर आपको फोर्स लगा दिया, तो ये 7 kg ब्लॉक पर अगर हम 10 न्यूटन लगाएंगे तो फिर क्या होगा। तो ये अगर हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से कि 7 kg ब्लॉक पर अगर आप, ये 7 kg का ब्लॉक है, इस पर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे, तो ये क्या होगा कंडीशन, तो इसका अपोजिंग जो फोर्स है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो 0 है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। ये 7g हो गया, और इसके ऊपर में क्या, इसका कितना वेट आ रहा है 3g + 2g, तीनों वेट इसके नीचे आ रहा है, राइट। तो इसका नॉर्मल डिरेक्शन जो है सो कितना हो जाएगा, R = R अगर नॉर्मल डिरेक्शन है तो ये हो जाएगा 7 3 2 12g हो जाएगा, राइट। अब इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये 12g हो गया नॉर्मल डिरेक्शन, अब इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन लग रहा है इस सरफेस का, इस सरफेस का जो फ्रिक्शन है हमने F2 कैलकुलेट पहले करा हुआ है, ये 15 न्यूटन है,
ये क्या है, F2 का वैल्यू जो है सो 15 न्यूटन है। 15 न्यूटन का मतलब क्या हुआ, ये 10 न्यूटन से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केस में भी जो है सो ये तीनों ब्लॉक ऑल टुगेदर एक साथ मूव करेंगे, क्योंकि जो इनके जो ब्लॉक के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है, वो ज़्यादा है। इसलिए जब आप इसमें फोर्स लगाएंगे तो ये तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा। जो मूव करेगा उसका कंडीशन क्या होगा, तो आप देख लेंगे यहाँ पर कि 12 मास जो होगा सो 12 हो जाएगा तीनों का कंबाइंड, और एक्सेलरेशन अगर a है तो 12a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और इसमें जो नेट फोर्स लग रहे हैं 10 न्यूटन ही लगा रहे हैं, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 10/12 यानी कि 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर था। होपफुली आपको ये पार्ट वाइज क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखेंगे कि ये इस टाइप का अरेंजमेंट दिया हुआ है कि एक स्मॉल मास है और वो बड़े बिग मास m पर रखा हुआ है, राइट। और ये पूछ रहा है कि फर्स्ट केसेस में F कितना मैक्सिमम कितना फोर्स ये अप्लाई करना है इस पर, मैक्सिमम फोर्स कितना, F का वैल्यू कितना मैक्सिमम होना चाहिए कि ये डिस्टर्ब नहीं हो, ये सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो, राइट। तो आप इसमें क्या करना होगा कि देखते हैं कि ये डिस्टर्ब नहीं हो, दैट मीन्स कि ये मोशन में नहीं हो, इक्विलिब्रियम में रहे, विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि इसका नेट जो मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो जीरो होगा, राइट। तो ये इसमें कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स लगाना है ये सिस्टम में, ये देखना है। फर्स्ट केसेस में है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, फर्स्ट केसेस में है कि आपको F कैन बी अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम, व्हाट मैक्सिमम। तो ये पहला जो हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं इसमें, तो इसमें मास m का देखते हैं। तो मास इसमें पहले ऐसे मान लेते टेंशन हम T लगा दिए और इसमें टेंशन T लग गया, राइट। अब जो पॉइंट है ये इसको F इज इक्वल टू, जब आप F जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा m का, इसमें क्या कौन कौन सा फोर्स लगेगा, m, ये नीचे हो जाएगा mg, ये ऊपर हो जाएगा आपका r, राइट, नॉर्मल डायरेक्शन, और इधर जो है टेंशन इसको खींच रहा है T, और दूसरा केस में फोर्स इसको F खींच रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा केस लगेगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू है, तो कोफिशिएंट इस दोनों के बीच में सिर्फ फ्रिक्शन है, ये इसके बीच में नहीं है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स को हम P मान लेते हैं यहाँ के लिए, तो P इज इक्वल टू जो है सो क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा, राइट। म्यू आर मतलब म्यू mg हो जाएगा, ये हो गया, राइट। तो इसमें विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम हम क्या कर सकते हैं कि नेट फोर्स कितना लगेगा इस ब्लॉक में, नेट फोर्स ऑन मास m में नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप देखेंगे कि F माइनस टी माइनस म्यू mg, राइट, इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी F का वैल्यू हो जाएगा T प्लस म्यू mg। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो दूसरे वाले ब्लॉक है, दूसरे वाले ब्लॉक में जो फोर्स लग रहे हैं इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, राइट, क्योंकि मोशन तो है नहीं, तो ये टेंशन T जो है, टेंशन ये T इसको खींच रहा है, मास m है यहाँ पर, राइट, m मास है, तो टेंशन T इसको खींच रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको अपोज कर रहा है ये फ्रिक्शनल फोर्स P, सेम फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि म्यू mg फोर्स अपोज कर रहा है। बाकी इसमें और कोई फोर्स नहीं लगा क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसलिए यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम के स्टेट में हम लिख सकते हैं यहाँ पर T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू mg। ये ध्यान रखने वाली बात है कि m जो है सो मास ऑफ अपर ब्लॉक है, राइट, और ये फ्रिक्शन जो है दो ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो T का वैल्यू आपका निकल गया, T इज इक्वल टू म्यू mg, तो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू mg प्लस म्यू mg, तो कितना हो जाएगा 2 म्यू mg, राइट। ये टेंशन हो गया, मिनिमम फोर्स हो गया, राइट। अब जो केस 2 है, केस 2 में क्या बोल रहा है कि केस 2 में आपको है कि
सपोज द फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स 2F हो जाएगा, तो ये किस एक्सेलरेशन से ब्लॉक मूव करेगा ये आपको निकालना है। तो दूसरे वाले केसेस का अगर हम डिस्कस करते हैं, बी केस बी है, केस बी में क्या हो रहा है देखिए कि जो ब्लॉक डायग्राम में कि F का वैल्यू जो है तो यहाँ पर 2F हो जा रहा है। तो मास 2m मास वाले ऑब्जेक्ट में कौन कौन से फोर्स लगे, टेंशन तो T ही है, राइट। और इसको इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वही P इज टू म्यू mg है, राइट। यहाँ पर mg मास इसका वेट है और ये नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। जो चेंज हुआ है वो हुआ है 2F हो गया, F के बदले 2F हो गया। इससे क्या होगा कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो गया, A एक्सेलरेशन, ठीक है। तो A एक्सेलरेशन से ये मूव करने लगा, तो अभी इसमें नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2F माइनस T माइनस M UmG इज इक्वल टू इसका मास M है तो MA हो जाएगा, राइट। पहला इक्वेशन हो गया। अब जो दूसरा इक्वेशन है ब्लॉक बी में, इस सॉरी M वाले बड़े वाले मास में, इसमें कौन कौन सा फोर्स हो गया, तो इसमें जो है सो यहाँ पर चेंज हो गया है। पहले फ्रिक्शनल फोर्स तो यही होगा, अब ये फ्रिक्शन टेंशन, इसको जो है टेंशन खींचेगा राइट साइड में, तो इसमें जो है ये ब्लॉक ऐसे मोशन होगा कि ये ऐसे लेफ्ट की तरफ, तो टेंशन इसको पुल करेगा। तो टी ब्लॉक एम का क्या होगा, ए बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एम से आप क्या देखते हैं कि इसमें देखेंगे कि इसका जो एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम एक्सेलरेशन होगा क्योंकि लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पर टी हम लिख सकते हैं टी माइनस म्यू mg, क्योंकि यहाँ पर म्यू mg फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, म्यू mg इज इक्वल टू क्या हो गया ma, ये कैपिटल M और A होगा, राइट। तो T का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, ma प्लस म्यू mg, राइट। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये इक्वेशन 1 में हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं T का वैल्यू, तो 2F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F माइनस ma माइनस म्यू mg, और ये क्या हो जाएगा माइनस म्यू mg और इज इक्वल टू ma हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन वाले को हम अगर उस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन वाले को अगर हम उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2F और ये हो जाएगा माइनस 2 म्यू mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m प्लस स्मॉल m इंटू a, राइट। तो ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट में, तो अभी आप लास्ट क्वेश्चन में देखे होंगे कि f का जो वैल्यू निकाले थे हम, f का वैल्यू कितना था, f का वैल्यू था 2 म्यू mg, ठीक है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, f का वैल्यू हो जाएगा 4 म्यू mg माइनस 2 म्यू mg हो जाएगा इज इक्वल टू m प्लस m स्मॉल m और ये a हो जाएगा। तो a का वैल्यू हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा a का वैल्यू 2 म्यू mg बाय कितना हो जाएगा m प्लस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो यही आपका टोटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में जो है जो 24 का ही एक्सटेंशन है, इसमें एक एडिशनल पार्ट्स जो ऐड कर दिए हुए हैं। ये है कि मान लेते हैं कि ये पूरा एंटायर सिस्टम को एक एलिवेटर में रख दिया गया, राइट। और एलिवेटर जो है सो ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, ए का वैल्यू जो है सो जी से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ, राइट। तो इसमें आप देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में क्या कहानी हो गया, तो इसमें पहला पार्ट जो है सो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ये कंडीशन है। और दूसरे पार्ट में है कि 2F फोर्स से जब लगाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, राइट। तो पहला फ्री बॉडी डायग्राम हम केस 1 को कंसीडर करते हैं, ए वाले पार्ट को सॉल्यूशन। तो ए में क्या है कि इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इसमें देखिए इसमें फोर्स लग रहे हैं F या T लग रहे हैं, T मान लेते हैं हम, T लेके ही चलते हैं, इसका फोर्स F है। और इसमें जो चेंज होगा वो चेंज क्या होगा कि इसमें पहले mg वेट था इसका, अब जो ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा, राइट, a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सूडो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन
एम ए ऊपर की तरफ लगेगा, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, राइट, ये हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके बीच में लगेगा, जब इसको फोर्स को ये करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लगेगा म्यू आर, राइट। तो म्यू का वैल्यू म्यू है, तो म्यू आर, म्यू का वैल्यू नहीं दिया है, जस्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, म्यू एम जी और माइनस म्यू एम ए, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स लग गया। फ्रिक्शनल फोर्स P मान लेते हैं, P लग गया, राइट। तो इक्विलिब्रियम के लिए जो स्टेट होगा, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा कि F माइनस टी माइनस जो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगे हैं म्यू आर है या P शुड बी जीरो, ये पहला केस है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि फंक्शन फोर्स माइनस टी और माइनस P का वैल्यू कितना हो गया, इसको हम कहते हैं म्यू एम जी माइनस म्यू एम ए, ये हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू टी प्लस म्यू एम ले लेते हैं कॉमन, तो जी माइनस ए हो गया, राइट। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो ब्लॉक बी है इसमें क्या हो जाएगा, ये मास एम है, राइट। तो इसमें जो फोर्स लग रहे थे पहले भी आप देखे होंगे, तो इसमें जो इसको मोशन में एक तो फोर्स लग रहा है कि ये टेंशन जो इसको इधर की तरफ खींच रहा है टी, और इसके अपोजिट लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स विच इज इक्विवेलेंट टू पी इज इक्वल टू म्यू आर, राइट। तो ये एक फोर्स लग रहा है। तो टी इज इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा दूसरे इक्वेशन से फॉर ब्लॉक एम, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, टी इज इक्वल टू जब देखेंगे तो म्यू एम है ना, म्यू एम जी माइनस ए, करेक्ट, यही वैल्यू आपका टी हो जाएगा। म्यू आर इज इक्वल टू हमने पहले निकाल लिया म्यू एम जी माइनस ए। अब ये टी का वैल्यू आप इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस ए और प्लस म्यू एम जी माइनस ए। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 म्यू एम जी माइनस ए। तो इसमें क्या आपको दिखा कि इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन जो कम हुए थे उसी कारण से इसमें एक्सेलरेशन जो है सिर्फ ये पार्ट माइनस ए चेंज हुआ पीछे के रिस्पेक्ट में, राइट, जो दूसरे क्वेश्चन है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसको देखते हैं। दूसरे वाले केसेस में क्या है कि अगर फोर्स दुगुना कर दिया गया, फोर्स आपको ये पहले याद रखना है कि फोर्स हमने निकाल लिया है, तो फोर्स का वैल्यू जो है सो यहाँ से हम ये ले लेंगे। फोर्स का वैल्यू लिए हैं 2 म्यू एम जी माइनस ए, इसको याद रखना है। अगर इसका वैल्यू 2f कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, राइट। तो 4 म्यू एम जी माइनस ए। तो दूसरे केसेस में अगर मान लेते यहाँ पर 2f फोर्स लगाया तो ये ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा, बाकी तो सेम रहेगा, और ये इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा। दूसरे वाले पहले एम वाले जो है सो राइट टू लेफ्ट करेगा और कैपिटल एम वाले लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, बाकी तो कोई चेंज नहीं होगा, बस ये डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो पहले केसेस में हम देखते हैं कि नेट फोर्स क्या हो गया। पहले केसेस में जो आपका यहाँ पर 0 था तो ये हो जाएगा आपका एम ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू टी प्लस पी का वैल्यू हो गया म्यू एम जी माइनस म्यू एम ए प्लस एम ए। ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि कुछ आप ए डाइस रख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल है A1 मान लेते हैं, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, राइट। तो इसमें A1 अगर मान लेते हैं एक्सेलरेशन, जिससे कि वो ये A1 मान लेते हैं, ये A1 मान लेते हैं, ये चूंकि A पहले से दिया हुआ है इसलिए मिक्सिंग हो जाएगा, इसलिए हमने A1 ले लिया ये एक्सेलरेशन, ठीक है। अब दूसरे वाले ब्लॉक का क्या होगा, दूसरे वाले ब्लॉक में है टेंशन, इसको खींच रहा है T और म्यू आर। तो म्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये म्यू एम जी माइनस म्यू एम ए, राइट, और इज इक्वल टू इसमें फोर्स मास है इसका m और एक्सेलरेशन A1 हो गया, राइट।
तो आप इसको क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, या टी का वैल्यू हम उसमें पुट कर देते हैं, तो टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू एम जी माइनस म्यू एम ए प्लस एम इंटू ए वन, राइट। तो अब ये T1 वैल्यू हम जो है इसमें पुट कर देते हैं और F का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, F का वैल्यू है 4 म्यू एम जी माइनस ए हो जाएगा इसमें F का वैल्यू, राइट। और T का वैल्यू कितना हो जाएगा, T का वैल्यू हो जाएगा म्यू एम जी माइनस ए हो जाएगा। अब प्लस सेम वैल्यू है देखेंगे तो म्यू एम जी माइनस ए हो जाएगा, और ये क्या हो गया, कैपिटल और स्मॉल एम प्लस एम इंटू ए, राइट, A1 हो गया, राइट। तो इस केसेस में क्या हो जाएगा आपका, जब ये दोनों इधर लेफ्ट साइड आएगा, ये 2 म्यू एम जी हो गया, तो A1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 और में से 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, तो 2 म्यू एम जी माइनस ए बाय एम प्लस स्मॉल एम, यही एक्सेलरेशन होगा जब एलिवेटर पास करेंगे, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस आप देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन जो होते हैं वो चेंज हो गया है, पहले जी था, जी से चेंज होकर जी माइनस ए हो गया, जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।